इस लोकसभा चुनाव में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी चर्चा है, चाहे पवन सिंह के नाम पर हो, निरहुआ के नाम पे या रवि किशन या फिर मनोज तिवारी के नाम पर। लेकिन क्या आपको पता है कि पहली भोजपुरी फिल्म क्या थी, उसका नाम क्या था और उसे किस शख्स ने फाइनेंस किया था? हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके परिवार को भारत की पहली भोजपुरी फिल्म को फाइनेंस करने का क्रेडिट जाता है। लेकिन इनका परिचय बस उतना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह के पूर्व विधायक भी हैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। हमारे साथ हैं निर्भय शाहाबादी जी। निर्भय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार। मेरा निर्भय जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मौजूदा राजनीति पे। लोग कहते हैं कि तीसरा टर्म है मोदी का, लहर नहीं है, लोकल फैक्टर्स पे चुनाव हो रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल की राजनीति आप समझते भी हैं। आपको क्या लगता है इस बार? देखिए, ये कहने की बात है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जहाँ भी जाता हूँ, मोदी जी के नाम पर, अमित शाह जी के जितने कार्य हुए हैं, उनके नाम पे लोग माने पूरा तारीफ करते लोग नहीं थकते हैं। उम्मीदवार की बात बाद में है, सबसे पहले हमारे सामने लोग खुद कहने लगते हैं कि मोदी जी को इस बार लाना है, फिर से लाना है। और क्या क्या कारण गिनाते हैं, अनेकों कारण गिनाते हैं कि उनको इस कारण से लाना है, इस कारण से लाना है। उन कारणों पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, और आपको बता दूं कि जो अभी गिरिडीह लोकसभा का जो अभी नामांकन का जो हमारी सभा हुई थी जैना मोड़ में, वो बिल्कुल अभूतपूर्व थी। और मैं कह सकता हूं कि झारखंड में अत्यधिक सबसे ज़्यादा अगर लोग की बात आई तो मैंने सबसे ज़्यादा लोग वहीं जुटे थे। इससे एक नया उत्साह का संचार हुआ है और जितने भी वक्ता थे उन लोगों ने मोदी जी के नाम पे वोट मांगने का काम किया। हम लोग भी जहाँ भी जाते हैं, मोदी जी हमारे हैं, उनको तीसरी बार लाना है। किस तरह से हमारी सारी चीज़ें हुई हैं, देश का नाम किस तरह से बढ़ा है, विदेशों में किस तरह से डंका बज रहा है, इन चीज़ों को लोग, एक साधारण से साधारण ग्रामीण व्यक्ति भी इन चीज़ों को उल्लेख कर रहा है, अपने मुखारबिन से कह रहा है, तो हम लोग को एक गर्व होता है इस बात का कि हम लोग किस नेता के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग जा रहे हैं। और तीसरी बार जब हमारी सरकार बनेगी केंद्र में, तो निश्चित रूप से और बहुत सारे बदलाव होंगे। एक और आप देख लीजिए, सही बात है कि एक और पारिवारिक लोग हैं और जिनका 50 साल जिन लोगों ने शासन किया था, उस समय उन लोगों ने कोई महागठबंधन नहीं बनाया था गरीब हटाने के लिए, कोई महागठबंधन नहीं बनाया था कि बेरोजगारी दूर करे, कोई महागठबंधन नहीं बना था कि वो विदेशों में हम नाम कमा सके। अपने स्वार्थ, अपने परिवार और खास करके तुष्टीकरण की नीति के लिए महागठबंधन बना है, जिसका जनता अच्छी तरह से जान रही है और जनता उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। मोदी जी एक चीज़ के लिए और जानने जाते हैं, सरप्राइज। अब देखिए ना, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और जिस तरह पुराने कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड को लेकर एक बात होती है कि यहाँ बाबूलाल और मोदी की जोड़ी कमाल कर रही है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये बाबूलाल और मोदी की जोड़ी है क्या? देखिए, स्पष्ट है, झारखंड में जो आदिवासी नेतृत्व करने वाले जितने भी हमारे नेता हैं, उसमें बाबूलाल मरांडी जी अग्रणी नेता है और उसी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का इनके ऊपर में बर्दाश्त है और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मेहनती आदमी हैं बाबूलाल मरांडी जी। ये तो दुर्भाग्य रहा कि बीच में अपना अलग संगठन उन्होंने किया था, उसके बाद जो विलय हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिली है। नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से बाबूलाल मरांडी जी पूरे झारखंड में अच्छा धूम मचा रहे हैं और हमको उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारी सीटें थी उससे ज़्यादा सीट हमको आने की संभावना बन पड़ी है। झारखंड इस वक्त एक और कारण से चर्चा में है। पूजा सिंघल के सीए के यहाँ 19 करोड़ बरामद हुए, धीरज साहू के यहाँ 300 करोड़ से ज़्यादा बरामद हुए। अब एक आलमगीर आलम हैं मंत्री, उनके यहाँ से पता चलता है कि 35-40 करोड़ रुपए बरामद हुए। झारखंड का नाम बहुत रोशन हो रहा है इस सरकार में। और रोशन होगा अगर इस पे
ईडी और जो जांच एजेंसियां हैं इसके ऊपर में अगर और तवज्जो देती हैं तो जितने भी कांग्रेसी और जेएमएम के जो मंत्री रहे, मंत्रालय उन्होंने संभाला है, तो सिर्फ लूट खसोट का काम किया है। दूसरे के यहाँ भी मिले तो इससे अधिक राशि मिलेगी, और इसमें हम समझते हैं कि लोग उनको माने जेल की हवा खाने के लिए तैयार हैं लोग, सारे लोग। और वैसे में मेरा ये दावा है कि जितने भी मंत्री रहे हुए हैं उस कार्यकाल में, उनके यहाँ अगर छापा पड़ता है तो करोड़ों अरबों रुपया बरामद होंगे। और ये मैंने परंपरा से बना रखी थी उन लोगों ने कि झारखंड को लूटने के लिए, जिसका जनता ने खामियाजा भुगता है। आने वाले समय में जनता को ये सबक है कि ऐसे लोगों को वोट ना दे। इनको कभी भी राज सत्ता देने का मतलब है कि खुद लूटा जाना। आखिरी सवाल, आपके ठीक बगल से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। मैं घूम रहा था उस इलाके में, गांडे, जहां कल्पना सोरेन लड़ रही है। लोग ये एक सवाल जरूर कर रहे थे कि जीतने के बाद कल्पना सोरेन तक वो पहुंचेंगे कैसे। सही बात है। कल्पना सोरेन एक नीति के तहत में उनको यहाँ पे गांडे जैसे जगह पे उतारा गया जहाँ पे उनके सिटिंग विधायक थे। सिटिंग विधायक को इस्तीफा दिला करके उनको लाया गया है इस उम्मीद और विश्वास से कि जो आदिवासी और मुस्लिम वोट है उसके ऊपर में वो राजनीति करेंगे, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। कल्पना सोरेन को बहुत बड़ी चुनौती हमारे वहाँ के उम्मीदवार दिलीप वर्मा जी दे रहे हैं, और वो काफ़ी मेहनती है और मेहनत होने और पूरी पार्टी एक संगठित तौर पे कल्पना सोरेन को चुनौती देने के लिए एकदम खड़ा है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कल्पना सोरेन को भी निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ेगा। चूँकि जब हम लोकसभा में दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो विधानसभा में किसी अन्य पार्टी को चुनेंगे ऐसा तो नहीं होगा। लोकसभा में हमारा परचम लहरा रहा है, लोकसभा में हमारी जीत की संभावना प्रबल है। ऐसे में 2 वोट अलग अलग जगह जाएगा, एक व्यक्ति का अलग अलग जाएगा, ये संभावना नहीं प्रतीत होती है। नहीं तो झारखंड में भी एक राबड़ी देवी बनाने की कोशिश तो है कि लालू जी ने जो किया था, झारखंड में भी लालू जेल गए, उनकी पत्नी को हेमंत जेल गए, तो कल्पना को बिल्कुल ये मैंने उसी किस्से को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है झारखंड में भी। लेकिन झारखंड के लोग बहुत ही समझदार हैं और झारखंड के वासी हैं, अब काफ़ी कुछ भुगत चुके हैं, अब आगे भी कुछ भुगतने के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सही बात है कि अगर वो जीत गई तो उनसे मिलने के लिए जेल होते हुए उनसे मुलाकात होगी, तो इस बात को लेकर के वहाँ की जनता बिल्कुल ही एकदम उनको तैयार नहीं है देने के लिए। कुछ निश्चित वोट है जो उनको पॉकेट वोट जो इसको कहते हैं वही प्राप्त होगा। जनरल वोट जो पढ़े लिखे हैं वहाँ पर, जो लोग समझदार हैं, युवा वर्ग है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आखिरी सवाल, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी चर्चा हो रही है, एक नाम है चर्चा में, पवन सिंह। पवन सिंह ने निर्दलीय लड़कर सही किया या गलत किया? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को शुरू करने का श्रेय आपके परिवार को जाता है और आज बड़े बड़े स्टार बन गए। पवन सिंह की राजनीति कैसी है, कुछ समझ में आया? ये समझ से परे है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था। उन्होंने खुद इनकार किया कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। ये अब सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको टिकट प्रदान कर रही है। ये अपने आप में एक विजय आपको है, और आपको जब टिकट दिया गया आप इनकार करके निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, तो आप कितना बड़े हीरो हुए, चाहे जो हो, ऐसा नहीं होगा। भोजपुरी के हम लोग भी, हमारे पिताजी ने पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पीरी चढ़ेबो बनाई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति ने हम लोग को सम्मानित किया था, और उसके बाद भी कई भोजपुरी की फिल्म हम लोगों ने बनाने का काम किया था। भोजपुरी की बात में जहाँ तक है, भोजपुरी भाषी इतने अनाड़ी नहीं है। भोजपुरी भाषी और भोजपुरी के लोग पवन सिंह को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, नाचना गाना और अपना सारी चीज़ अपने जगह पे है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में अगर आपको मौका मिला और उस मौके को ठुकरा करके आप अपना सिर्फ वो अभिनेता का एंगल लेकर के ईगो आप पाले हैं और निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये थे निर्भय शाहाबादी जी। एक बार फिर जो दर्शक नहीं जानते उनको बता दूं कि भारत में फिल्म इंडस्ट्री को, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, उसे शुरू करने का श्रेय इन्हीं के परिवार को जाता है।
आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निर्भय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।